Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 जून 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एल सल्वाडोर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला आर्टिकल। यहाँ पे आप देख पाओगे एक और नया वेरिएंट मिल चुका है कोविड का, जिसका नाम है AY.1, लेकिन इसको ये बोला जा रहा है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, मतलब इसमें इतनी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वेरिएंट को बेसिकली डेल्टा प्लस भी बोला जा रहा है, तो और इससे पहले अभी एक डेल्टा वेरिएंट देखने को मिला था, तो इन दोनों को हम रिलेट करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं ताकि हम एग्जाम में अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। इस पिक्चर के थ्रू आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो 63 जो जीनोम्स हैं AY.1 के, या फिर आप कह सकते हो B.1.617.2.1 करके इसका आप कह सकते हो एक और नाम दे रखा है, तो ये आइडेंटिफाई करा गया है 7 जून तक। बहुत सारी जगह से यहाँ पे देखने को मिला, खासकर USA में 14 केसेस देखने को मिले, 13 फ्रॉम जापान और 6 फ्रॉम इंडिया। उसके बाद यूके ने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया है, यूके के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 35 जीनोम्स हैं इसके, और इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये एक डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इससे पहले वाला जो इंडिया के अंदर वेरिएंट देखने को मिला था उसको डेल्टा वेरिएंट बोला गया है। और इसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको मालूम होगा क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। जो ये कोविड है इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं इनके अंदर, जो जीन है उनके अंदर बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर एक नए नए वेरिएंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो इसके अंदर म्यूटेशन हुआ है वो है K4179 करके इसका नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे। यहाँ पर आप लोग ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। अभी तक देखो क्या हो रहा था, किसी कंट्री के अंदर अगर कोई वेरिएंट मिल रहा था तो उसी कंट्री का टैग दे दिया जाता था, जैसे कि B.1.617.2 करके कोई वेरिएंट देखने को मिला था, इंडिया के अंदर इसको डिस्कवर किया गया तो इसको इंडियन वेरिएंट बोला गया था पहले। उसी तरीके से यूके के अंदर एक वेरिएंट मिला तो उसका आप कह सकते हो नाम दे दिया गया यूके वेरिएंट। तो WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसे किसी कंट्री का आगे नाम लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखो ये जो म्यूटेशन है या फिर ये वेरिएंट है कहीं पर भी ऑरिजिन हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं पर डिस्कवर हुआ है तो आपने उस कंट्री का नाम दे दिया है, इससे रेसिज्म वगैरह ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बोला, WHO ने अलग अलग नाम दे दिए थे, तो आपको ध्यान देना है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। जैसे कि एक कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, यानी कि ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिनसे आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा हो रही है। उसके बाद आता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके, मतलब कि वो ज़्यादा इतने खतरनाक है नहीं, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें दुनिया में जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो वो 4 वेरिएंट कहाँ कहाँ के, एक तो यूके का वेरिएंट है B.1.1.7 करके, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है यहाँ पे, फिर उसके बाद ब्राज़ील का वेरिएंट है और फिर इंडिया का भी यहाँ पर एक वेरिएंट है, ठीक है, लेकिन सबके नाम अलग अलग है, ध्यान रखना इनके नाम। आप कह सकते हो पहले यूके वेरिएंट बोला जाता था, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट या फिर इंडियन वेरिएंट, लेकिन नाम बदलकर अब WHO ने दे दिया है जो यूके वाला है उसको अल्फा वेरिएंट बोला जाता है। ध्यान रखना आपसे वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका के वाले को बोला जाता है बीटा वेरिएंट, ब्राज़ील वाले को गामा वेरिएंट, और इंडिया के अंदर जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम दिया गया है डेल्टा वेरिएंट। नाउ इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, वो क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हैं, या हमारे लिए इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है फिलहाल, अभी हमने जो कवर किया है वो ज़्यादा खास थे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो ये वेरिएंट देखने को मिला है, ये डेल्टा प्लस एक तरीके से एक और नया वेरिएंट आ चुका है। और कहाँ कहाँ पे एविडेंसेस देखने को मिले हैं AY.1 के, ये देखने को मिला है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, ये आप कह सकते हो वेरिएंट देखने को मिल गया है हम लोगों को, तो उसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। हमें करना क्या है, हमें आर्टिकल पढ़ना है और देखना है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या निकल कर आता है, उसको पढ़ो, बाकी जाने दो। यहाँ पे क्या है, आपको मालूम होगा दिल्ली के अंदर काफ़ी दंगे हुए थे। ये पिछले साल की बात है, साल 2020 की जनवरी फरवरी के आसपास की। CAA को लेकर काफ़ी सारे राइट्स देखने को मिले थे। तो उसी के रिगार्डिंग 3 स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था। नाउ अब उन 3 स्टूडेंट्स को बेल दे दी गई है। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा कि कब से ये कहानी शुरू हुई थी। 22 फरवरी 26 फरवरी की बात थी, तब बहुत सारा वायलेंस हो रहा था, राइट हुआ था, बहुत सारे दंगे हुए थे CAA को लेकर। उसके बाद 6 मार्च आया, वहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर करी है, UAPA का इस्तेमाल किया है। अब ये जो UAPA है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको अरेस्ट किस बेसिस पर करा गया, वो करा गया है UAPA के बेसिस पर। तो आप पूरे आर्टिकल में छान मारोगे, सिर्फ UAPA वर्ड आपको यहाँ पर 50 बार मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इन लोगों को, ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं, इनको अरेस्ट किया गया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA एक्ट। अब ये है क्या, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इसके नोट्स मैंने पिन आउट कर दिए हैं। अब ये जो आर्टिकल है UAPA वाला, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ GS पेपर 3 से भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। ध्यान रखना, इसको पास किया गया था 1967 में, इस एक्ट को पास किया गया। काम इसका यही है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया के अंदर, उसको एक तरीके से प्रिवेंट करना, उसको रोकना। अगर मान लो किन लोगों के, कैसी एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि इंडिया की सोवेनिटी या फिर इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप कह सकते हो भंग करें या फिर उनको नुकसान पहुंचाएं, तो उसकी वजह से यहाँ पर उस केसेस में जो है हम लोग उस एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी बोलकर उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, खासकर इंडिया की जो सोवेनिटी के ऊपर खतरा पहुंचाए। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो काफ़ी हद तक पावर है, एब्सोल्यूट पावर आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में देखने को मिल जाती है इस एक्ट के अंडर में। और यहाँ पे अगर किसी को चार्ज किया जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, साथ ही साथ ज़िंदगी भर की जेल भी हो सकती है और हाईएस्ट पनिशमेंट भी यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि उसने खासकर इंडिया की सोवेनिटी के खिलाफ बोला है, उनके टेरिटरी इंटीग्रिटी के खिलाफ बोला है। ठीक है, और ये जो UAPA एक्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है इंडिया के साथ साथ फॉरेन नेशनल को भी चार्ज किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या UAPA एक्ट के अंदर फॉरेन को चार्ज किया जा सकता है? अगर मान लो किसी फॉरेन ने ये काम किया है तो हाँ, उनको भी चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एप्लीकेबल होगा उनके भी ऊपर। ठीक है, जो भी फॉरेनर्स होंगे उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाला है। नाउ इस एक्ट के अंदर क्या होने वाला है, अब अरेस्ट कर लिया गया किसी को, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक चार्जशीट फाइल करती है लगभग 180 दिन में। ठीक है, ये चार्जशीट वगैरह फाइल करी जाती है, उसके बाद ये केस आगे बढ़ाया जाएगा। फिर 2000, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये UAPA एक्ट है ना, इसमें 2004 में एक बदलाव हुआ। अब बदलाव होने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्ट है उसको और ऐड कर दिया। यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक कोई इंडिविजुअल अगर ऐसा काम कर रहा था तो उसके प्रति एक्शन ले रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे कोई टेररिस्ट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग UAPA एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो टेररिस्ट एक्ट को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया, और इसी के अकॉर्डिंग लगभग 34 ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स थे, उनको बैन कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे 2004 तक जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको बोला जाता था कि अगर वो टेरिटरी के खिलाफ बोल रहा है या फिर सोवेनिटी के खिलाफ बोल रहा है तो उसको चार्ज किया जा रहा है। लेकिन अब क्या है, टेररिज्म को भी इसके अंदर ऐड करा दिया गया, और टेररिज्म से भी हम लोग अब लड़ने लगे इस एक्ट के थ्रू। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगस्त पार्लियामेंट में क्या हुआ, देखो अगस्त में क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने, आप कह सकते हो कि ये जो UAPA अमेंडमेंट बिल है ये पास किया 2019 में। अब यहाँ पर एक और अमेंडमेंट हुआ। अब इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, टेररिस्ट एक्ट को ऐड किया था। अब हम जो ये अमेंडमेंट हुआ है 2019 का, इसके बेसिस पर किसी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट देख सकते हैं। मतलब किसी, आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को हमें डेजिग्नेट करना है ये टेररिस्ट है, तो कुछ सर्टेन ग्राउंड्स होने चाहिए, मतलब कुछ हाँ लीगल चीज़ें होने चाहिए जिसके बेसिस पर हम उसको बता सके कि हाँ ये टेररिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब इस अमेंडमेंट में जो ये बाद में हुआ है 2019 में, यहाँ पे क्या बोला गया, किसी भी इंडिविजुअल को हम लोग डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद जो ये एक्ट है ये एम्पावर करता है, एक तरीके से बहुत सारी पावर्स देता है किसको, जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनको यहाँ पे पावर्स मिलती हैं कि वहाँ पर सीज कर सकते हैं या फिर किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं जिसके खिलाफ भी यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद जो ये एक्ट है ये पावर देता है किसको, जो NIA के ऑफिसर्स हैं उनको भी पावर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ताकि जो अच्छी तरीके से जो है ये जो केसेस हैं खासकर टेररिज्म से रिलेटेड उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो सके। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ।
ना उस पर एक छोटा सा आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। आपको मालूम होगा कि ये जो हमारे इंटरमीडिएरी लॉज हैं, ये जो रूल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है और काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में आप लोग देख ही पा रहे होंगे जब से इनको लागू किया गया है। तो उसी के बाद से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो जो ट्विटर है, हमसे ट्विटर से हमने बोला था कि आपको क्या करना है, एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, लेकिन ट्विटर ने अभी तक ये काम नहीं किया है। लेकिन ट्विटर यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम लोग कर लेंगे जल्दी एक कंप्लायंट ऑफिसर को अपॉइंट, डोंट वरी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं ईजिली। लेकिन ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ फाइनली ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। ये जो केस चल रहा था ये 2012 से चल रहा था, तो नाउ अब क्या होगा, यहाँ पर इसका खात्मा होने वाला है केस का। देख पाओगे इटालियन मैरीन केस चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनरिका लेक्सी केस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इस केस के बारे में, ताकि आप अच्छे से बेस क्लियर कर पाओ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी समय से ये न्यूज़ के अंदर, इनफैक्ट पिछले साल से तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। देखो एनरिका लेक्सी ना एक शिप का नाम है, एक वेसल का नाम है एनरिका लेक्सी। आपको ध्यान देना है, ये जो नाम दे रखा है एनरिका लेक्सी एक वेसल का नाम है। अब ये वेसल, ये हुआ क्या था केस के अंदर, बेसिकली इस शिप के अंदर दो इंसान थे। दो इंसान कौन कौन थे, एक तो है सल्वातोर गिरोन और दूसरा है मासिमिलियानो लेटोर, ठीक है। वो दोनों कौन है, यहाँ पे आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों इटली से बिलोंग करते हैं। अब क्या हो रहा था कि जो ये इधर से जा रहे थे, मतलब इंडिया का आप देख पाओगे वाला रीजन है, केरला कोस्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से जा रहे होंगे। अब क्या है, केरला कोस्ट पर क्या है कि वहाँ पर दो मछुआरे थे, वो फिशिंग कर रहे थे, ठीक है। दो मछुआरे फिशरमैन यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे। अब इन दोनों ने क्या करा, उन मछुआरों को गोली मार दी। क्यों, पहली बात तो जैसी गोली मारी तो हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात, तो घूमते रहते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको पकड़ लिया, दोनों को कस्टडी में ले लिया। जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो इन दोनों ने यहाँ पे बोला हमें लगा पायरेट्स हैं वो, तो हमने उस वजह से इनके ऊपर गोली चला दी और इन दोनों ही मछुआरों की डेथ हो गई थी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, ये केस को आप कह सकते हो, ये केस बढ़ता ही गया, इन दोनों को कस्टडी में ले लिया गया, एफआईआर दर्ज करवा दी गई, एफआईआर वगैरह हो गई। अब जब पता चला कि हाँ इटली में ये ऐसा सब कुछ हो चुका है, ये केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा, ठीक है। फिर वहाँ से आप कह सकते हो कहीं पर इंडिया को सपोर्ट मिला, कहीं पर इटली को सपोर्ट मिला, लेकिन फाइनली अब क्या है, इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है। एक तरीके से यहाँ पर इंडिया ने बोला कि चलो अब किस केस को ख़त्म करते ही हैं किसी तरीके से। क्या होगा, इटली से यहाँ पे बोला आप क्या करो, कंपनसेशन पे कर दो, जो ये दो मछुआरों को मारा गया है उनकी फैमिली को आप कंपनसेशन दे दो और जो है इस केस को ख़त्म करो। तो इटली ने पूछा कितना कंपनसेशन देना चाहिए, तो यहाँ पर बोला 10 करोड़ रुपए आपको कंपनसेशन देना है इन दोनों परिवार को। इटली तैयार हो गया, 10 करोड़ रुपए दे दिए इन्होंने। अभी हाल ही में न्यूज़ जो आई थी वो हमने कवर करी थी कि इटली ने 10 करोड़ रुपए कंपनसेशन दे दिए हैं पूरे के पूरे। अब यहाँ पे 10 करोड़ रुपए कैसे बटेंगे दो फैमिली में, मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे 5-5 करोड़ रुपए बट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्या होगा, दो फैमिली में, जो ये एक फैमिली को 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, दूसरी फैमिली को 4 करोड़ रुपए दिया जाएंगे। अब आप पूछोगे तो 8 करोड़ है, 2 करोड़ कौन रखेगा, सरकार रखेगी? नहीं, जो ये आप कह सकते हो ये जो दोनों मछुआरे थे ये भी एक उसमें थे, बोट में, ठीक है, ये भी एक नाव में थे। अब जो नाव का ओनर था वो 2 करोड़ रुपए उसको अलॉट करे गए। इस तरीके से 10 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को, देखो कंपनसेशन हमारे पास आ गया, हमने जो है इस केस को अब क्या कर दिया, इस प्रोसीजर को पूरा क्लोज कर दिया कि खत्म करो अब इस प्रोसीडिंग्स को, इंडिया के अंदर खत्म करो। अब जो इंटरनेशनल लेवल पर है, इटली जो है इनको ऑब्वियसली बात है इनको चार्ज करेगा, इटली जो देखेगा, इंटरनेशनल लेवल पर इन दोनों को देखा जाएगा। फिलहाल इंडिया के अंदर इस केस को खत्म कर दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, और सिंपल वर्ड में समझना है तो मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स निकाल के रख दिए हैं। 3 पॉइंट के अंदर यहाँ पे पूरी तरह से केस को खत्म कर दिया है, इसको भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये देख पाओगे लक्षद्वीप वाला रीजन है जहाँ पर ये सब काम हुआ था, और ये बाकी हमने क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एडिटोरियल आ जाए। जो रिसर्चर्स हैं उनको एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके चलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मिनिस्ट्री बोलती है। हुआ क्या है, हमने कल ही डिस्कस किया है, कल या परसों हमने डिस्कस किया है कि नागालैंड के अंदर एक स्टडी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग स्टडी कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर, बेसिकली फिलो वायरस के ऊपर। फिलो वायरस किस चीज़ से रिलेटेड है, इबोला वायरस हो गया या मार्बर्ग हो गया, उससे रिलेटेड है जो। और यहाँ पे ये बोला जा रहा था, मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ें टैकल करी जा रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोविड-19 जो है, ये SARS-CoV-2 है, वो नागालैंड के अंदर जो स्टडीज़ हुई हैं उसके आप कह सकते हो कि लिंक हो सकता है उससे।
तो यहाँ पे मना कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिंक नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये बताई गई मिनिस्ट्री के द्वारा कि अगर आप लोग कोई स्टडी कर रहे हो तो आपको जो रिसर्चर्स वगैरह हैं जहाँ पर भी आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करके चलना है। और वो प्रोटोकॉल के अंदर क्या बोला है, मिनिस्ट्री ये चाहती है कि जो भी सैंपल्स होंगे बायोसिक्योरिटी लेवल BSL-4 वाले, वो आपको कहाँ पे पहुँचाने हैं, वो आपको देने हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैबोरेटरी पुणे के अंदर में, ना कि आपको बेंगलुरु फैसिलिटीज़ के अंदर। क्योंकि अभी जो ये रिसर्चर्स हुए थे, अभी जो यहाँ पर सैंपल्स वगैरह कहाँ पे भेजे गए थे, ये बेंगलुरु फैसिलिटीज़ के अंदर भेजे गए थे BSL-3 के अंदर। तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि आप लोग को यहाँ पर ये सारी चीज़ें भेजनी है, ठीक है। बेंगलुरु में नहीं भेजना है, कहाँ देना है आपको, पुणे के अंदर देना है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल के बारे में बात करी गई है और ज़्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आप देख पाओगे ये पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ आर्टिकल है, मतलब पूरा पेज ही पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, आप इजीली स्किप कर सकते हो। नाउ आते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, खासकर वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। तो एक दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है वो बात करता है स्टेट्स हिट बाय अनइक्वल सप्लाई ऑफ वैक्सीन, यानी कि अगर हम बात करें जो ये वैक्सीन की सप्लाई है आज के टाइम पर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक तरीके से जितनी भी स्टेट्स है, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, सभी जगह पर जो सप्लाई हो रही है वैक्सीनेशन की या फिर वैक्सीन्स की, तो वो अलग अलग तरीके से हो रही है, एक तरीके से सब जगह पर अनइक्वल है। तो करना क्या है, हम लोग को जो है इसको बराबर जो है सप्लाई करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तमिलनाडु, यूपी, बिहार के अंदर जो डोजेज हैं वैक्सीन के वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इसमें पूरा जो एक ग्राफ है देख पा रहे होंगे। बाकी जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे डोजेस। तो ये चीज़ें आपको टैकल करनी पड़ेंगी या फिर आपको इस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा कि जहाँ पर जिस भी स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कुछ ऐसी जगह पर हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात हो गया, यहाँ पर आपको बेटर स्टॉक पोजीशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो वैक्सीन है उसका बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मात्रा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेप मतलब ये आर्टिकल बताया गया कि अनइक्वली जो है वैक्सीनेशन का सप्लाई हो रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जिसके बेसिस पर आपने आज का थंबनेल देखा होगा। गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि जो वैक्सीन है उसके रिएक्शन से पहली बार डेथ हुई है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंफर्म किया फर्स्ट डेथ फ्रॉम रिएक्शन टू वैक्सीन। तो यहाँ पे क्या क्या है, बेसिकली कौन सी वैक्सीन की वजह से रिएक्शन हुई है और क्या जनरेट हो गया, कैसा रिएक्शन था, ये सब चीज़ें क्या है, इसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कोविड-19 के साइड इफेक्ट हुआ है, ट्यूसडे में यहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म करी गई और बोला गया ये सब हुआ है ड्यू टू द एनाफिलेक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, एनाफिलेक्सिस इसको नाम दिया गया है। और जो ये पर्सन था, जो ये आदमी था, वो 68 साल का था, 68 ईयर ओल्ड यहाँ पे मैन था, जिसकी डेथ हुई है एनाफिलेक्सिस की वजह से। अब आप कहोगे एनाफिलेक्सिस क्या है, ये है एलर्जिक रिएक्शन, यानी कुछ एलर्जी हो जाती है वैक्सीनेशन देने के बाद, यहाँ पे कुछ एलर्जी हो जाती है। और यहाँ पे ये बोला गया उसको कोविशील्ड दी गई थी मार्च 8 को, उसके बाद से यहाँ पर कुछ एलर्जी वगैरह हुई है, देन उसके बाद ही यहाँ पर उस बंदे की डेथ हुई। और फिर सरकार ने इस चीज़ को कंफर्म करा, स्टडीज़ करी गई कि देखो ये जो आप कह सकते हो डेथ हुई है उसकी, वो हुई है इस एलर्जी की वजह से। तो पहली बार ये फर्स्ट डेथ है जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से लिंक करी गई है। इससे पहले अगर आपने कोई भी न्यूज़ पढ़ी है वैक्सीन की वजह से किसी की भी डेथ हुई है तो वो गलत है। अब यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह होकर ये सारी चीज़ें पता चली हैं, ठीक है। तो ये है छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बोला गया है जो ये वैक्सीन है वो आपकी हेल्प करेगी अगेंस्ट द हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि अगर आप लोगों ने एस्ट्राजेनेका या फिर फाइजर वैक्सीन होगा, इसके 2 डोजेस ले लिया आपने, तो ये इफेक्टिव है अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट। अब ये डेल्टा वेरिएंट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, अभी पेज नंबर 1 पे पढ़ा है। तो स्टडी ये बता रही है कि आपको यहाँ पे बहुत मतलब पूरी तरह से हेल्प मिलेगी। ये जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, फाइजर वैक्सीन, ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव हैं, इफिशिएंटली वर्क कर रही हैं। और इन्होंने जो को डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक वेरिएंट है ना, इसका जो इन्फेक्शन रेट है, कल मैंने आपको बताया था, इसका इन्फेक्शन रेट 6% का है। मतलब एक बंदे को अगर ये डेल्टा वेरिएंट हुआ है, ये वाला कोविड हुआ है, तो वो अकेला बंदा 6 लोगों को फैला सकता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितना ज़्यादा इसका इन्फेक्शन रेट है। तो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत सारी जो वैक्सीन है वो फेल हो चुकी हैं। इनफैक्ट यूके के अंदर बहुत सारी वैक्सीन है जो वो डेल्टा से नहीं लड़ पा रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है, स्टडीज़ ये बताती हैं कि एस्ट्राजेनेका, फाइजर वैक्सीन ऐसी हैं जो कि डेल्टा वेरिएंट को आराम से टैकल कर पा रही हैं। काफ़ी अच्छी बात है। जो कि आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है यूएस रशिया के टाइज के बारे में कि आज के टाइम पर अमेरिका और रशिया के अगर हम रिलेशनशिप्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और इनफैक्ट अगर हम बात करें बाइडेन के टाइम पे ये ज़्यादातर ख़राब देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? देखो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशन इतने
खराब नहीं थे व्लादिमीर पुतिन के, लेकिन जो बाइडेन के रिलेशन व्लादिमीर पुतिन से पहले से ही खराब है। इनफैक्ट आपको मालूम होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन थे, बैराक ओबामा साहब थे। बैराक ओबामा के जो आप कह सकते हो वहाँ पर उनके साथ जो बाइडेन ही रहते थे, और जो बाइडेन के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब हैं बहुत पहले से ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अब न्यूज़ क्या है, देखो ये तो हमें बहुत पहले से बात पता है कि इन दोनों के रिलेशन बहुत पहले से खराब है, लेकिन अब ये आ रही है न्यूज़ कि यूएस और रशिया के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो कम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इस सप्ताह यहाँ पे समिट होने वाली है जो बाइडेन की और जो है इन दोनों की, स्विट्जरलैंड में समिट होगी, और देखेंगे क्या क्या बातचीत होगी। यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि दोनों मिलकर डिस्कस करने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा होगी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत होने वाली है, आर्कटिक एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, या फिर और भी बहुत सारे इश्यूज देखे जाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत होगी, देखेंगे किस तरीके से ये दोनों मिलकर अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के टाइम पर देखने वाले हैं। ओके, नाउ ये जो मिस्टर पुतिन है और जो बाइडेन है, ये दोनों मिलने वाले हैं एक विला में जिनेवा के अंदर, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। तो मीटिंग में देखेंगे क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। एक आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा है, चाइना साइंटिस्ट डिनाइज वुहान लैब थ्योरी। मतलब कि जो चाइना के साइंटिस्ट हैं, देखो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया है कि जो ये कोविड है, आप लोग देखो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि जो कोरोना है ये चाइना की लैब से निकल कर आया है। तो चाइना सीधा सीधा यहाँ पे मना कर रहा है कि देखो हम लोगों की लैब से ये नहीं निकल कर आया है, हम लोगों के लैब से ये लीक नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पर ये चाइना ने बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम से इन्हीं को लेकर बातचीत हो रही है, साथ ही साथ यूएस की बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, खासकर जो यूएस के टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एंथनी फॉची, मतलब सब कहीं ना कहीं कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी यहाँ पर अभी देखो आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली कब पता चलेंगी, क्योंकि अभी जो बाइडेन ने हाल ही में, आपको मालूम होगा पिछले महीने 90 दिन का एक इन्वेस्टिगेशन बैठाया है कि वो पता लगाएंगे कि कोविड-19 कैसे ऑरिजिन हुआ है। तो आने वाले टाइम पे हमारे पास एक और रिपोर्ट आएगी जिसके बेसिस पर हम लोग पता लगाएंगे कि हाँ ये वाकई में चाइना से निकल कर आया है कोविड या नहीं निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट बाय नेटो इज स्लैंडर। अब इसका मतलब क्या है, ये आर्टिकल हमने कल ही डिस्कस किया था। हुआ क्या था, जो ये नेटो है, नेटो क्या है अभी आगे मैं बताऊंगा। तो ये जो नेटो है इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें जो है चाइना को काउंटर करना पड़ेगा, चाइना और रशिया को काउंटर करके चलना है हम लोग को। तो चाइना अब आज के दिन यहाँ मतलब कि जैसे पता चला चाइना को कि हाँ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया नेटो के द्वारा, तो चाइना ये बोल रहा है जो स्टेटमेंट दिया गया था नेटो के द्वारा वो पूरी तरह से स्लैंडर, एक तरीके से बदनामी करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे नेटो क्या है इसके बारे में ध्यान रखना। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी कंट्रीज ने इसको साइन कर रखा है। बताओ कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें नेटो की, तो ये क्यों बनाया गया था आपको मालूम होगा, यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन जो पहले रशिया हुआ करता था, जो आज के टाइम में रशिया है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे नेटो बनाया गया था। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेटो के बारे में। और यहाँ पे आपको एक दो बातें नेटो के बारे में और ध्यान रखनी है, वो क्या है यहाँ पे, चलो ये आप मुझे बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इंडिया जो है पार्ट है नेटो का, ठीक है, इज इंडिया पार्ट ऑफ नेटो? मुझे बता, नीचे कमेंट सेक्शन बताओ इसका आंसर। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है, ताइवान ने रिपोर्ट करी है कि देखो जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं वो काफ़ी हद तक इंकर्जन हुआ है इनका, एक तरीके से ताइवान की टेरिटरी में काफ़ी हद तक ये लोग घुस जाते हैं, और ये बहुत पहले से हो रहा है, देखो कोई नई बात नहीं है। और लगभग यहाँ पे बोला गया है 28 चाइनीज़ एयरफोर्स एयरक्राफ्ट हैं, उसमें फाइटर्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं, ये सब ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर घुसे हैं, उसके बारे में बताया गया। और यहाँ पे जो ये भी आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, इसके अंदर आप कह सकते हो कि 14 J-16 हैं और 6 J-11 फाइटर्स हैं, H-6 बॉम्बर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब इस तरीके से जो है चाइना टैकल करता है इन चीज़ों को। और ख़ासकर ऐसा जोन है वो ताइवान के कंट्रोल में आता है जिसको हम लोग प्रातस आइलैंड बोलते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। और ऑब्वियसली बात आपको मालूम ही होगा, चाइना जो है पूरी तरह से बोलता है ताइवान मेरा पार्ट है, ताइवान जो है चाइना का ही पार्ट है। ऐसा हम लोग डिस्प्यूट देखते हुए आए हैं लगातार चाइना और ताइवान के बीच में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स को देखेंगे वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर बात करी गई है कि देखो इन्फ्लेशन को लेकर आपको मालूम ही होगा कि कल भी हमने डिस्कस किया था। रिपोर्ट ये बताती है जो महंगाई है वो पिछले महीने से अगर हम इस महीने कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। मई के महीने में भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा यहाँ पे आरबीआई बताता है। इन्फ्लेशन रेट किस बेसिस पर देखा जाता है वो आपको मालूम होगा। देखो
कम से कम 2% होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6% होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ये इन्फ्लेशन रेट को बोल सकते हैं कि हाँ एक अल्टीमेट लेवल पर मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि इतना ही यहाँ पर डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा है, लेकिन आज के टाइम पर ये पूरी तरह से इसको क्रॉस कर चुका है। कहीं पर आपको 6 से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा इन्फ्लेशन रेट। और इन्फ्लेशन रेट की बात अलग, जो रिटेल सेल्स है वो भी हमारी कम होती हुई नज़र आई है। मतलब कि जो छोटी मोटी दुकानें बिक्री वगैरह हो रही है, जो सेल्स वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है और लगातार ये भी गिरती हुई नज़र आ रही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है इकॉनमी को लेकर, इकॉनमी पूरी तरह से हमारी बर्बाद चल रही है इस समय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ सभी लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन को कवर कर दिया करो, तो स्पोर्ट्स सेक्शन का आज का एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक पर्सनैलिटी है जिनकी डेथ हो गई है, तो आपसे ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम है CRV, मतलब इनका नाम है CR विश्वनाथन। तो आपको ध्यान रखना है 85 की इनकी एज थी और एक फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर थे तमिलनाडु में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करो तो आपसे पूछा जा सकता है। AIFF के वाइस प्रेसिडेंट है जिनकी डेथ हुई है हाल ही में, ठीक है। तो वो उनका नाम क्या है वो आप ध्यान रखना, CR विश्वनाथन इनका नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। वैसे आप लोग नज़र मारोगे तो आज के एडिटोरियल्स सभी कहीं ना कहीं रिलेटेड आएंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप उसको एडिटोरियल्स को रिलेट कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे आपको देख पाओगे। आपने सभी एडिटोरियल पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे यहाँ पर ये क्या क्या बोला गया एडिटोरियल्स के अंदर। और दूसरी चीज़ देखो, मैं आपको हमेशा से बता आया हूँ, जैसे ये पर्सन है, इन्होंने ये एडिटोरियल लिख दिया है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ऑथर के द्वारा अपने ओपिनियंस लिखे जाते हैं। ये पर्सन हो गए, इन्होंने ये आर्टिकल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई ये 2 लोग हो गए, इन्होंने आर्टिकल लिख दिया। आपको करना क्या है, इशू क्या है उसको समझो। मैं हर बार बोलता हुआ आया हूँ कि देखो एडिटोरियल आपको डेली देखने को मिलता है। एक आर्टिकल को आप अगर 1 साल की तैयारी कर रहे हो, 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल तक आपको ये आर्टिकल कवर करना है, न्यूज़पेपर कवर करना है, तो एक एडिटोरियल को 1 साल तक अलग अलग तरीके से 100 बार अलग अलग तरीके से कवर किया जाएगा। मतलब ये ऑथर अलग बोल रहे हैं, इनका ओपिनियन अलग है, दूसरे ऑथर अपना ओपिनियन अलग रखेंगे, तीसरे ऑथर अपने ओपिनियन अलग रखेंगे हर आर्टिकल के प्रति। ऐसा ही होता है, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, इशू के पीछे भागो। ये करंट ये जो चल रहा है इसके पीछे मत भागो कि हाँ ये ऑथर ने क्या बोला है, इशू के पीछे भागो। अब जैसे क्या है, यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है, ये इसके रिगार्डिंग मैं आपको कितने सारे नोट्स दे चुका हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ। यहाँ पे क्या बात हो रही है देखो, अभी मैं बताऊँगा, सब पहचान जाओगे, अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर जो है आज के टाइम पर काफ़ी सारे डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या डिस्प्यूट हैं उसी को लेकर बातचीत करी जा रही है। जो US है वो अपने आज के टाइम पर ट्रूप्स जो है अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री मालूम है, आपका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर तैयार है इस आर्टिकल से रिगार्डिंग, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। बार बार ये आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, हम लोग ये तो आप कह सकते हो ये तो 3-4 साल से मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। जब से यहाँ पर ये चर्चा में आया है, पहले इतना न्यूज़ में नहीं था, फिलहाल अब ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो आपको क्या करना है, इसका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर तैयार रख लो, आपको हिस्ट्री मालूम, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। यहाँ पे एक आर्टिकल है, इसके बारे में हमने अभी आपको हाल ही में पढ़ाया था। जब एक पर्टिकुलर न्यूज़ आ गई आर्टिकल के अंदर, आप न्यूज़ के अंदर आपने उस न्यूज़ को पूरी तरह से कवर कर लिया है, आपने एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख लिया है, उस आंसर का फ़ायदा क्या है, उस आंसर का फ़ायदा यही तो है कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे एडिटोरियल्स और देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सबके ओपिनियंस पढ़ते रहो और जो है क्योंकि आप अपना ओपिनियन भूल जाओ, ठीक है। आप मतलब इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से आपको यहाँ पर ये इसके ओपिनियन के रिगार्डिंग नहीं चले जाना है, ओपिनियन को फॉलो नहीं करना है, और आपको अपना भी ओपिनियन रखना है, ठीक है। और फिलहाल आपको इशू के पीछे भागना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल मैंने हाल ही में डिस्कस किया था तरुण तेजपाल जी के बारे में। आप कह सकते हो कि यहाँ पर 2013 में एक केस हुआ था, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था मैंने, वो वापस से न्यूज़ में आ गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे मैं आपको नोट्स, बहुत सारी पिक्चर्स ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, चाहे मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रूफ के तौर पे क्या क्या हमने पढ़ रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बहुत बार पढ़ रखा है, बिटकॉइन बहुत बार पढ़ रखा है। अभी ये देखो, ये कुछ नया आर्टिकल है, ठीक है। ये वाला जो नया आर्टिकल है इसको पढ़िए, तो पढ़ने लायक है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। पढ़ेंगे तो सारे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाँ हम लोग एडिटोरियल्स में कितना जाएँ कितना ना जाएँ, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब जो ये वाला आर्टिकल आप लोग देख पा रहे हो, ये बोला जा रहा है अमेरिका की कुछ मिस्टेक्स हैं, किस चीज़ को लेकर, इस पूरे वॉर के लेकर। अमेरिका की एक लंबी चौड़ी वॉर हो चुकी है, ये कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर। मैं आपको कुछ हिस्ट्री समझाता हूँ, 3 से 4 मिनट में हम इसका पूरा बेस क्लियर करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 2001 में क्या हुआ था,
स्ट्रक्चर बना के समझेंगे। 2001 में ना अमेरिका के अंदर एक अटैक हुआ था, यूएसए के अंदर एक अटैक हुआ था। जब यूएसए ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बैठाया, उस समय कोई और प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यूएसए ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बैठाया कि हमें पता लगाना है ये अटैक किसने करवाया, ये जो टेररिस्ट अटैक है ये किसके द्वारा किया गया है। पता लगाने के बाद पता चला ये जो अटैक है वो अल कायदा ने कराया, ठीक है, ओसामा बिन लादेन ने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर ओसामा बिन लादेन और अल कायदा ही कहाँ पे रहते थे, ये रहते थे उस समय अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान उस टाइम पर साल 2001 की बात हो रही है, किसके कंट्रोल में था, वो था तालिबान के कंट्रोल में, ठीक है। तालिबान को भी बहुत सारी कंट्रीज एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करती हैं, ठीक है। तालिबान के कंट्रोल में थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये हम लोगों ने देख लिया। अब उस समय सरकार वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं है, तालिबान खुद जो है पूरी तरह से सपोर्ट करता था अलकायदा को, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। जब यूएसए के प्रेसिडेंट को पता चला कि हाँ ये अटैक अलकायदा के द्वारा करा गया है, यूएसए के प्रेसिडेंट भागे भागे गए, भाई देखो मतलब गए नहीं, मैं बता रहा हूँ, इससे तालिबान से बोला कि देखो अलकायदा को, ये जो टेररिज्म आपके पूरे कंट्री में, अलकायदा को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, अपनी कंट्री से जड़ से निकाल कर फेंक दो और ओसामा बिन लादेन को यूएसए को सौंप दो, ऐसा यूएसए ने बोल दिया था। लेकिन यहाँ पे तालिबान ने क्या बोला, हमारे पास ओसामा बिन लादेन नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, ओसामा बिन लादेन भाग गया था अफगानिस्तान से, पाकिस्तान चला गया था, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोल दी गई। अब ये जो इशू है काफ़ी बढ़ता चला गया, यूएसए को गुस्सा आया, यूएसए बोला कि देखो यार, मतलब एक तो ये अटैक हुआ है, उसके ऊपर से यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यूएसए ने अपनी ट्रूप्स यानी अपने सोल्जर्स जो है यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर डिप्लॉय कर दिए, अफगानिस्तान के अंदर फैला दिया अपने सोल्जर्स को, ऐसा यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे कोशिश यही रही कि पूरी तरह से अलकायदा को ख़त्म किया जाए यहाँ से, अफगानिस्तान से, और ख़त्म भी कर दिया गया एक तरीके से, वहाँ पे अलकायदा को पूरी तरह से ख़त्म किया गया। नव अब क्या है, तालिबान रह गया वहाँ पे। अब यहाँ पे एक तरफ तालिबान है और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे जो यूएसए है ना, वो अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाता रह गया। तब से 2001 से लेकर अभी तक जो यूएसए के जवान हैं वहाँ पर फंसे पड़े हैं, मतलब घुस तो गए थे, अब यहाँ पे अभी तक जो है चीज़ें वहाँ पर टैकल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो तालिबान ने नाक में दम कर दिया इनके यूएसए वालों के। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाते हुए फिर रहे हैं यहाँ पर यूएसए वाले, ठीक है। जो यहाँ पे यूएसए कोशिश ये कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक शांति बन जाए, ठीक है, पीस सिक्योरिटी मेंटेन कर लिया जाए, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रूप्स निकल जाएं। लेकिन तालिबान अभी भी आप कह सकते हो पूरी तरह से हावी हो सकता है। जैसे जैसे यूएसए के ट्रूप सबके सब निकलेंगे, उसके बाद जो तालिबान है देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी आधा कंट्रोल अफगानिस्तान के पास है, आधा कंट्रोल, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल तालिबान के पास है अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान सरकार के पास भी कंट्रोल है, तालिबान के पास भी कंट्रोल है, लेकिन तालिबान क्या चाहेगा, पूरा कंट्रोल मेरे पास आ जाए। तो हम लोग देख पाएंगे आने वाले टाइम पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हम लोग को और देखने को मिलेंगे। ये तो हुआ ओवरऑल सिनेरियो, हिस्ट्री 1 घंटे की हिस्ट्री थी, हमने जो है इसको 5 मिनट में ख़त्म करी है, थोड़ा मतलब शॉर्ट में चीज़ें कवर करी हैं ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और क्या देखेंगे कि ये जो चीज़ें हो गई हैं, अब इसके बाद क्या हुआ, जो यूएसए है इसने क्या करा, अपने ट्रूप्स वगैरह भेज दिए थे और अभी तक जो है ट्रूप्स यहीं पर हैं। अब जो है ट्रूप्स को निकाल लें ये। अब याद रखना, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ मिस भी कर दिया है। 2001 में जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर, इसको हम लोग 9/11 अटैक बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, 11 सितंबर में हुआ था, 2001 में सितंबर में हुआ था, इसको इसी वजह से 9/11 अटैक बोला जाता है। तो इस बार का टारगेट ये है कि आने वाला जो सितंबर है तब तक हम लोग अपने सारे ट्रूप्स को यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ऑथर का क्या कहना है, ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं अमेरिका की कुछ मिस्टेक्स हैं इस पूरी वॉर के अंदर। पहली मिस्टेक तो ये है, यूएस अगर घुस रहा था अफगानिस्तान के अंदर 2001 में, ठीक है, तो क्या करना चाहिए था, पहले तो भाई उस कंट्री के बारे में जान लेना चाहिए था, क्योंकि उस कंट्री के हाल आपको 1839 में देखने को मिलेंगे, 1842 में देखने को मिलेंगे। यहाँ सभी जगह पर अफगानिस्तान के बहुत बुरे हाल थे, ठीक है। आपको पहले यहाँ पर देख लेना चाहिए था, चीज़ों को जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर घुसना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हुई है, बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के ने क्या करा है, अफगान के द्वारा मैसेकर कर दिया गया है, हत्या कर दी गई उन लोगों की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आपकी जो अमेरिका है उसकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो गई है। यानी कि आप कह सकते हो जो तालिबान रिजीम है यहाँ पे जिस तरीके से टॉपल हुआ, अलकायदा है, अलकायदा यहाँ पे आप कह सकते हो भाग गया था, पहाड़ों में भाग गया था, गुफाओं में छुप गए थे लोग जब यूएसए के ट्रूप्स वहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपकी पूरी तरह से फेल हो गई थी इन चीज़ों को टैकल करने में। आपको पूरी तरह से प्री प्लानिंग करके चलनी चाहिए थी कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यूएसए की यहाँ पर 2-3 मिस्टेक यहाँ पर बताई जा रही हैं कि आप लोगों को पहली बात तो क्या करना चाहिए था, अफगानिस्तान के बारे में हिस्ट्री कवर करके जाते, हिस्ट्री इसकी जान के जाते, आप ऐसे ही घुस गए। दूसरी चीज़, आपको अपनी स्ट्रैटेजी शुरू से बना के चलनी चाहिए थी, आपने स्ट्रैटेजी बनाई नहीं, इस वजह से वो ओसामा बिन लादेन ही भाग गया था, ठीक है। ये सिचुएशन 2001 में हुई, ओसामा बिन लादेन मारा कब गया, 2011 में मारा गया, कब, पाकिस्तान के अंदर मारा, यूएसए नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। उसके बाद क्या हुआ, सरेंडर टू तालिबान। अब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ये देखने को मिली
आप कह सकते हो आज के टाइम पर यूएस सरेंडर ही कर चुका है। जो ये मुद्दा है ये बराक ओबामा के टाइम पर रहा, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर रहा, अब जो बाइडन है इनके टाइम पर भी यही मुद्दा चल रहा है। अब जो बाइडन की कोशिश भी है कि जो यूएस के ट्रूप्स हैं यहाँ पे अफगानिस्तान से हम लोग इनको बाहर निकाल सकें, और एक टाइप से आप कह ही सकते हो सरेंडर कर चुका है एक तरीके से अमेरिका पूरे का पूरा। ठीक है, जो ये अमेरिका का एग्जिट है वो आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे, ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तालिबान के अंदर, लेकिन ये ज़रूरी भी था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो अगर आप लोगों को अच्छे से हिस्ट्री कवर है, स्टैटिक पोर्शन कवर है, तो आप इसको भी कवर कर पाओगे। नाउ यहाँ पे एक आर्टिकल आता है जिसमें कोविड को लेकर बातचीत करी गई है। बोला गया है इंडिया मस्ट बी अलाइव टू द डेंजर्स, मतलब कि अभी आज के टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं लगातार कोरोना के नए नए वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इंडिया को जो है एक तरीके से यहाँ पर अलाइव रहना पड़ेगा, और खासकर हम लोगों को इसके रिगार्डिंग काम करते रहना पड़ेगा। बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी एक नया वेरिएंट देखने को मिला है AY.1, तो हमने इसके बारे में अभी पेज नंबर 1 पे चर्चा करी है, बिल्कुल सेम आर्टिकल है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये बोलता है जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, आज के टाइम का, वहाँ पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जुडिशियल फेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि आज के टाइम पर नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक केस हुआ है जिसका नाम है तरुण तेजपाल, आप कह सकते हो। जो तरुण तेजपाल एक बंदे हैं, एक आदमी है, एक एडिटर है न्यू मैगजीन का, तो 2013 में इस इंसान के ऊपर कुछ आप कह सकते हो सेक्सुअल चार्जेस लगाए गए थे, सेक्सुअल असॉल्ट लगाए गए थे एक वेमेन के द्वारा। और आपको मालूम है कि हाँ, जो भी वेमेन है जिसके ऊपर भी यहाँ पे अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसका नाम रिवील नहीं किया जाता है, आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इस इंसान के ऊपर, तरुण तेजपाल के ऊपर, ये सेक्सुअली चार्जेस लगे गए सेक्सुअल असॉल्ट के। ये केस लोकल कोर्ट में पहुंचा, गोवा में पहुंचा, ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी गई। लेकिन हुआ क्या वहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, जो मिस्टर तेजपाल है ये एक्विटल हो गए। एक्विटल मतलब कि एक तरीके से निर्दोष बोल दिया गया। गोवा की जो बेंच ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा बेंच है, उन्होंने यहाँ पर इनको निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन किस बेसिस पर आपको पता है? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के बेसिस पर। किस बेसिस पर? मतलब ये है कि जो ये महिला थी, जो ये वेमेन थी, आप कह सकते हो, जिन्होंने ये सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए थे, किसके ऊपर? तरुण तेजपाल के ऊपर। ये बोला गया कि देखो अगर इनके साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता तो ये महिला क्या खुश होती, क्योंकि ये बाद में खुश थी एक तरीके से। क्या ये व्हाट्सअप चलाती, व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाती? तो क्या लगा नहीं सकती कोई वेमेन व्हाट्सअप पे स्टेटस? उसके साथ साथ ये भी बोला गया जो ये वेमेन है ये एक योगा ट्रेनर थी, तो क्या ये इसको तरुण तेजपाल को पीछे नहीं ढकेल सकती थी, या फिर तरुण तेजपाल को बीट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये एक योगा ट्रेनर थी, ठीक है, फिटनेस एंथुसियास्ट थी। तो यहाँ पे ये सब हो सकता। तो मतलब इस बेसिस पर ये काम करा गया। तो आप समझ सकते हो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है कि मतलब कि अगर किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो क्या व्हाट्सएप नहीं चला सकता, अपना स्टेटस नहीं लगा सकता व्हाट्सएप पर, या फिर खुश नहीं रह सकता? तो ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ पर है यार? ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई नहीं है। तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया है, जो एक्विटल विद नो गुड बट द बैड और अगली करके नाम दिया गया है, और बोला गया है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, जिसकी आज के टाइम पर हम लोग को सख्त ज़रूरत है। और इसी के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से आपको चर्चा देखने को मिलेगी कि सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा ही कहानी बताई गई है, जो कि मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दी है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और देखेंगे क्या है। यहाँ पर बात करी गई है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। तो बोला यह गया है आज के टाइम पर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है उसके बारे में डिस्क्लोज किया जाए। मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते क्या है, पहले इसको समझेंगे, बाद में हम लोग समझेंगे डिस्क्लोजर के बारे में क्या चर्चा। ये देखो इस प्रकार का कुछ होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, ठीक है, फंड करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो? इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीद के कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यह देखना है इलेक्ट्रल बॉन्ड वर्क कैसे करता है। आपको जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आप खरीदते हो तो किसी पर्टिकुलर नोटिफाइड बैंक से ही मिलता है, और उसके लिए SBI बैंक को चुना गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको ये बॉन्ड मिल जाता है। आपको करना क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपको पैसे देने हैं और उससे ये बॉन्ड परचेज कर लेना है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप चाहते हो डोनेट करना, आपको ये बॉन्ड वहाँ तक पहुँचा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो जो पार्टी है वो जाकर वो फंड निकाल लेगी। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये नोटिफाइड बैंक है ये आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स देते हैं, जैसे कि SBI ने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिया है। और फिर ये जो डोनर होता है, जो डोनेट करेगा, वो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीदता है चेक के थ्रू पे या फिर डिजिटल पेमेंट करके इस बॉन्ड को खरीद लेता है। और फिर वो डोनर क्या करेगा, वो ले जाके इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को किसी पार्टी को दे देगा, अपनी जो भी चॉइस है, जो भी पसंद करता है उस पार्टी को दे देगा। वो पार्टी क्या करेगी, इस बॉन्ड को ले जाकर डिपॉजिट कर देगी अपने अकाउंट में। जो डिटेल्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रल कमीशन के पास होंगी। बाकी आपको या मुझे, किसी भी पूरे दुनिया भर में ये नहीं पता चलेगा ये जो डोनेशन है किसने दी थी, या कौन सी कंपनी ने दी थी, कौन से एसोसिएशन ने दी थी, कौन से इंडिविजुअल ने दी थी, ये कितनी डोनेशन दी गई है, क्या किसने दिया, ये सब हम लोगों को नहीं पता चलेगा, ठीक है। बैंक को पता है, उन इलेक्शन कमीशन को पता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर ये बातचीत हो रही है। और आपको ध्यान देना है
कि ये जो ये चीज़ें हैं, आप कह सकते हो कि हमारे पास एक एक्ट है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग इस चीज़ के भी प्रति पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्क्लोज करने से ही एक तरीके से इनकार कर रखा है। ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो सकती, यहाँ पे बोला गया है। और आज के टाइम पर हम लोग को ज़रूरत है हमें पता चले कितना फंड आ रहा है, कितना फंड नहीं आ रहा है, ये पॉलिटिकल डोनेशन कितना हो रहा है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम लोगों को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है उस पर एक डिस्क्लोजर की ज़रूरत है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रल बॉन्ड समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारी यहाँ पे फालतू की बात है, वो उसको आपको स्किप करना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी हाल ही में बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं, उसके बारे में भी चर्चा है, वो चीज़ तो हमें कवर करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग आरटीआई एक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, आरटीआई एक्ट को एग्जेम्प्ट कर रखा है। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में आरटीआई एक्ट काम नहीं करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपके पास एक्ट है कि आपके पास हक है कि आप लोग एप्लीकेशन डाल के पूछ सकते हो सरकार से, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं ले सकते, इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर बेसिकली आरटीआई एक्ट को लेकर बातचीत बोली गई है, ठीक है, कि मतलब ये इसके थ्रू भी यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब ये एक्ट है तो ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर ये कितना ज़्यादा डोनेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एल सल्वाडोर के बारे में मैंने आपको पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में, कहाँ पर है, तो मैप में जाकर ज़रूर देख लेना। तो हुआ क्या है, 9 जून को एल सल्वाडोर जो कंट्री है उसने यहाँ पर, ये ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट कर लिया है। लीगल टेंडर मतलब लीगली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। इंडिया के अंदर करेंसी है, उसको लीगली एक्सेप्ट किया जाता है, इट्स अ लीगल टेंडर। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बोला गया है। आप पूछोगे ऐसा क्यों, यहाँ पर लीगल टेंडर के तौर पे एल सल्वाडोर ने क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि वहाँ पर इतनी इनकम जनरेट होती नहीं है, रेमिटेंसेस आते हैं। अब ये रेमिटेंसेस का मतलब क्या है, मतलब कि लोग कमाने जाते हैं वहाँ से बाहर और वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो उसके बेसिस पर कंट्री ज़्यादातर रन कर रही है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखा गया। अब इंडिया के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं। पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि पहला जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन है वो हुआ था साल 2010 में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया शुरू से ही सपोर्ट नहीं करता था, पहले यहाँ पे सपोर्ट करता था, लेकिन बीच में इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद 2020 में इस बैन को हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बोला कि देखो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, कोई रीजनेबल चीज़ नहीं है इसके पीछे, कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है इसको बैन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे कि इंडिया मतलब आरबीआई तो कहता ही है, देखो यार, कि क्रिप्टो करेंसी का कोई इसको आप कह सकते हो कि रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई यहाँ पर सेंट्रल चीज़ नहीं है जो कि रेगुलेट करे, किसके बेसिस पर चल रही है, कौन इसका ओनर है, कुछ नहीं पता, कभी भी गायब हो जाए, कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो मतलब कोई यहाँ पर हमारे पास इसके रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है नहीं अपने आप ही। और इसका जो रेट है वो भी कभी बहुत हाई पहुंच जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर जाता है। और आप देख सकते हो बिटकॉइन की वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की बात होती है तो बिटकॉइन एक मेन कॉइन माना जाता है, बिटकॉइन के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बिटकॉइन से पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आया होगा ना। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप देख पाओगे क्रिप्टो करेंसी को बुलाया गया है एक ऐसी करेंसी है जो कि डिजिटल फाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करी जाती है, एज अ मनी की तरह हम लोग डिजिटल फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, कैसे चल रही है, क्या कब चल रही है, कौन चला रहा है, कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। ये ना ही कोई पर्सन कंट्रोल करता है, ना ही कोई सरकार कंट्रोल करती है। इस पिक्चर के थ्रू आप और चीज़ें क्लियर कर पाओगे। जो क्रिप्टो करेंसी है ये वैसे एक करेंसी है जिसको हम लोग डिजिटल मनी बोलते हैं, कोड के थ्रू यहाँ पे ये क्रिएट करी जाती है, इसकी माइनिंग होती है, ठीक है। माइनिंग कर करके इस क्रिप्टो करेंसी को निकाला जाता है और बोला यह जाता है कि 21 मिलियन तक इसकी माइनिंग हो सकती है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये बढ़ जाए। अभी हम लोग 19 मिलियन की समथिंग माइनिंग कर चुके हैं, यानी कुछ टाइम बाद ये भी खत्म हो सकती है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पर ये बढ़ जाए, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग वगैरह करी जाती है, कोड वगैरह को ब्रेक करके, पजल वगैरह सॉल्व करके ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। नाउ यहाँ पे जो है पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हो यहाँ पे इसको क्रिप्टो करेंसी मॉनिटर करी जाती है। और क्रिप्टो करेंसी के बेसिक एग्जांपल आप देख पाओगे, बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया, XRP हो गया। तो आप बिटकॉइन की वैल्यू देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू है आज के टाइम पर, तो बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी बहुत लो पहुंच जाता है। तो ये सब हमारी क्रिप्टो करेंसी होती है। कौन रेगुलेट कर रहा है कोई नहीं मालूम, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया को लेकर बातचीत करी गई है कि देखो गवर्नमेंट आज के टाइम पर इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी डालें। साथ ही साथ जो ऑथर का यहाँ पे कहना है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया जो है एक तरफ से आप देखोगे तो हम लोग कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए या फिर इस टेक्नोलॉजी को एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। आरबीआई को हम देखें तो बार बार आरबीआई एक तरीके से इन चीज़ों को
इग्नोर करता हुआ आया है। वो तो पहले से उसने आरबीआई ने पहले ही बैन कर दिया था, फिर से बैन करने की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, इसको बैन करना, ये सारी चीज़ें। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एल सल्वाडोर को जाकर मैप में देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।